मेरा नाम आकाश है। मेरी उम्र 28 साल है और पिछले ही महीने मैंने मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं अपनी क्लास का टॉपर रहा हूँ। कायदे से देखा जाए तो उस दिन मुझे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान की तरह महसूस करना चाहिए था। सिर पर वो काली टोपी, बदन पर गाउन और हाथ में डॉक्टरी की डिग्री। लेकिन जब मैंने मंच से सामने की तरफ देखा तो मेरी आंखों में खुशी के बजाय एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने अपने परिवार के लिए 12 कुर्सियां रिजर्व करवाई थी। उन मखमली कुर्सियों पर सुनहरे अक्षरों में उनके नाम लिखे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक भी कुर्सी भरी हुई नहीं थी। न मेरी माँ, न मेरे सौतेले पिता गजेंद्र, न मेरी छोटी बहन और न ही मेरी कविता मौसी, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो इस दिन को कभी नहीं छोड़ेंगी। ताज्जुब की बात देखिए, उनके लिए मेरा डॉक्टर बनना उतना जरूरी नहीं था जितना दुबई की एक आलीशान सैर। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। मैं ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ था जहां पढ़ाई लिखाई का जश्न मनाया जाता हो। हमारे यहाँ अगर आप अच्छे नंबर लाते थे तो लोग समझते थे कि आप या तो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी, आकाश, किसी को भी दिखावा करने वाले लोग पसंद नहीं आते। जब भी मैं स्कूल से अपना रिजल्ट कार्ड लेकर आता और उसमें सारे विषयों में A+ होता तो वो गर्व करने के बजाय कहती, अच्छा मिस्टर स्मार्ट, तो अब तुम हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो गए हो क्या। जब मैंने पहली बार डॉक्टर बनने की बात की थी तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि गजेंद्र का भी रवैया बहुत खराब था। गजेंद्र मेरा सौतेला बाप है, जिसे हर उस बात पर चिल्लाने की आदत है जिसका कोई मतलब नहीं होता। वो अक्सर मजाक उड़ाते हुए कहता था, मुझे उस मर्द पर भरोसा नहीं जो खुद अपनी गाड़ी का तेल तक नहीं बदल सकता। उनकी नजर में डॉक्टरी सिर्फ किताबी बातें थी, और किताबी बातें उन लोगों के लिए थी जो असल दुनिया का सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं जिद्दी था। मैंने अपनी पूरी जान पढ़ाई में लगा दी। जब मुझे स्कॉलरशिप मिली और मेरा दाखिला एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हुआ तो मुझे किसी भव्य स्वागत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद, बस शायद, वो लोग मुझ पर थोड़ा गर्व करेंगे। इसके उलट मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी सहेली की बेटी की तरह नर्स क्यों नहीं बन गया। उसने कहा था, कम से कम वो पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाती और तुम तब भी अस्पताल में ही काम करते। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इन सालों में मैंने उन्हें अपने हर छोटे बड़े पड़ाव पर बुलाया। जब मुझे पहली बार सफेद कोट मिला, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, जब मेरे बड़े इंटरव्यू हुए, हर बार उनका बहाना तैयार रहता था। कभी हवाई जहाज की टिकट महंगी होती थी, कभी उन्हें घर पर कोई जरूरी काम होता था, तो कभी गजेंद्र को बड़े शहरों की भीड़ से चिढ़ होती थी। धीरे धीरे मैंने उन्हें मजबूर करना छोड़ दिया। मैं बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट भेज देता था। वहां से भी अक्सर कोई जवाब नहीं आता था। बस कभी कभी मेरी छोटी बहन एक थम्स अप भेज देती थी। लेकिन मुझे लगा था कि दीक्षांत समारोह यानी ग्रेजुएशन डे अलग होगा। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, यह उन 8 सालों की तपस्या का नतीजा था। मैंने रात रात भर शिफ्टों में काम किया था, त्योहारों पर भी पढ़ाई की थी, अपनों की शादियों और यहाँ तक कि अंतिम संस्कारों तक में नहीं जा पाया था। कई रातें तो ऐसी थी जब मेरे पास किराए और पेट्रोल के पैसे नहीं थे और मुझे अपनी पुरानी गाड़ी में ही सोना पड़ा था। इसलिए जब मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने का ऑफर मिला और मुझे पता चला कि मुझे समारोह में भाषण भी देना है, तो मैंने तय किया कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैंने अपनी बरसों की जमा पूंजी से 10 लाख रुपए खर्च किए ताकि मैं सबको यहाँ बुला सकूं। मैंने माँ और गजेंद्र के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की, कॉलेज के पास ही गंगा किनारे एक आलीशान गेस्ट हाउस में स्वीट बुक किया, रात के खाने के लिए बेहतरीन रेस्टोरेंट में बुकिंग की और उनके नाम के खास कार्ड छपवाए। मैंने तो माँ के पसंदीदा रंगों के फूलों का गुलदस्ता भी तैयार करवाया था। मैंने कल्पना की थी कि जब वो प्रोग्राम में मेरा नाम देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू होंगे। मुझे लगा था कि शायद वो पहली बार मुझसे कहेंगी कि उन्हें मुझ पर गर्व है। समारोह से एक दिन पहले मैंने उनकी फ्लाइट कंफर्म करने के लिए फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। उस रात जब मैं 100वीं बार अपना भाषण पढ़ रहा था, तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। पहला मैसेज मेरी माँ का था, आकाश, हम नहीं आ रहे हैं। तुम्हें डॉक्टर बनने का नाटक करते देखना बहुत उबाऊ होगा।
हमने दुबई की एक सैर बुक कर ली है। अपने इस फर्जी पल का आनंद लो। इसके तुरंत बाद कविता मौसी का मैसेज आया, वही मौसी जो कहती थी कि मैं उनके बेटे जैसा हूँ। उन्होंने लिखा, हम कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो जश्न मनाने के लायक हो। तुम्हें तो पता ही है कि ये पढ़ाई वाले प्रोग्राम कितने बोरिंग होते हैं। न कोई माफी, न कोई हिचकिचाहट, बस इतना सा संदेश। मैं काफी देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा। आंखों में जलन होने लगी थी। मैं रोया नहीं, मैं चिल्लाया भी नहीं, मैंने फोन भी नहीं फेंका। मैं बस वहीं बैठकर उन शब्दों को बार बार पढ़ता रहा और मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बहुत ही शांत तरीके से टूट गया है। अगली सुबह मैं मंच पर खड़ा हुआ और अपना भाषण दिया। लोगों ने तालियां बजाई। मैं मुस्कुराया, लेकिन पूरी गरिमा के साथ भाषण देते हुए भी मेरी नजरें बार बार उन सामने वाली खाली कुर्सियों पर जा रही थी। वो मखमली कुर्सियां जिन पर उन लोगों के नाम थे जिन्हें लगा कि मैं एक हवाई जहाज की टिकट के लायक भी नहीं हूं। वो लोग जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी मुझे अपने बराबर छोटा बनाए रखने की कोशिश की थी। उस शाम जब सब कुछ खत्म हो गया, मैंने अपने दोस्तों और प्रोफेसरों से विदाई ली जिनके समर्थन ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था। मैं अपने कमरे में वापस आया, दरवाजा बंद किया और आखिरकार खुद को वह सब महसूस करने दिया जो मैं दबाए बैठा था। वह सिर्फ चोट नहीं थी, वह विश्वासघात था, वह अपमान था। यह जानते हुए कि मैंने अपने परिवार को यह खूबसूरत पल चांदी की तश्तरी में सजा कर दिया था और उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। मैंने उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद जब माँ का एक कैजुअल वॉइस मेल आया कि उम्मीद है सब अच्छा रहा होगा, अगर हो सके तो फोटो भेजना, तब भी मैंने फोन नहीं उठाया। इसके बजाय मैंने 2 बड़े फैसले किए। पहला, मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की एक और कॉपी निकलवाई। मैंने उसे एक बहुत ही महंगे काले फ्रेम में मढ़वाया, सुनहरे कागज में लपेटा और उसे माँ के पते पर भेज दिया। उसके साथ मैंने उन 12 खाली कुर्सियों की एक बड़ी फोटो भी भेजी जिस पर बैनर लगा था, डॉक्टर आकाश और उनके परिवार के लिए आरक्षित। और दूसरा फैसला, यह कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की होगी। उस पैकेट के माँ के घर पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा। फोन, मैसेज, वॉइस मेल, सब एक साथ। गजेंद्र का एक मैसेज आया, तुम बहुत नाटक कर रहे हो बच्चे। कविता मौसी ने कहा, यह बहुत ही घटिया हरकत है। लेकिन माँ का वॉइस मेल सबसे अलग था। वो बुरी तरह सिसक रही थी, उसकी आवाज भारी हो गई थी। उसने कहा, बेटा प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि हम बस मजाक कर रहे हैं। प्लीज मुझे फोन करो। मैंने वो वॉइस मेल पूरा नहीं सुना। मैंने बीच में ही बंद कर दिया जब उसने कहा कि हमें नहीं लगा था कि यह इतना मायने रखता है। बस यही एक वाक्य, इतना बेखबर और इतना अपमानजनक। मुझे सब कुछ समझ आ गया। वो आज भी कुछ नहीं समझे थे, वो कभी नहीं समझेंगे। मैंने उसे वापस फोन नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी रसोई की मेज पर शांति से बैठ गया। मेरे सामने वही फोटो थी, 12 खाली कुर्सियां एक कतार में, उनके नाम पीठ पर चिपके हुए। तभी मैंने अपना लैपटॉप खोला, अपने बैंक खाते में लॉगिन किया और बदलाव करना शुरू किया। देखिए, मैं उन्हें फर्स्ट क्लास में बुलाने का खर्च इसलिए उठा पाया था क्योंकि मुझे अपनी दादी ईश्वरी से एक छोटी सी विरासत मिली थी। जब मैं मेडिकल कॉलेज के दूसरे साल में था, तब उनका निधन हो गया था। वो बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे नाम पर 60 लाख रुपए छोड़े थे। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था, इसे बिलों या फालतू चीजों में बर्बाद मत करना। जब सही समय आए तो इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा करने में करना जो मायने रखता हो। और मैंने वही किया। पिछले 2 सालों में मैंने इसमें से बहुत कम पैसे खर्च किए थे, लेकिन जो सबसे बड़ी रकम थी उसे मैंने बचा कर रखा था। मेरा सपना था कि मैं किसी गरीब इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक खोलूं। मेरे परिवार को यह नहीं पता था कि दादी ने अपनी वसीयत में पहले इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी, मेरी माँ और मेरी मौसी के बीच। लेकिन अपनी मौत से 1 साल पहले जब उन्होंने देखा कि माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, तो उन्होंने चुपचाप वसीयत बदल दी। उन्होंने बिना किसी ड्रामे के उन दोनों का नाम हटा दिया और सब कुछ मेरे नाम कर दिया। उन्होंने कहा था,
तू ही अकेला है जिस पर मुझे भरोसा है कि तू इस पैसे से कुछ भला करेगा। वो लोग तो इसे सिर्फ बर्बाद करेंगे। यहाँ एक बड़ा मोड़ था। चूंकि वो खाता मेरे बचपन से माँ के साथ जॉइंट अकाउंट की तरह खुला था, तो माँ को गलतफहमी थी कि उसका आज भी उस पर हक है। असल में वो महीनों से लोगों को बता रही थी कि जब आकाश डॉक्टर बन जाएगा तो हम अपने घर का नया नवीनीकरण, रिमॉडलिंग करवाएंगे। मुझे इस बात का तब पता चला जब मेरे एक चचेरे भाई ने बताया कि माँ और गजेंद्र ने उसी हफ्ते के लिए एक ठेकेदार को बुलाया था जिस हफ्ते मेरा ग्रेजुएशन था। वो ठेकेदार कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन से लौटते ही मैंने उस खाते का एक एक पैसा अपने नए खाते में ट्रांसफर कर दिया था। मैंने पुराना खाता हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी तसल्ली के लिए मैंने उन पैसों का एक हिस्सा उसी क्लिनिक को दान कर दिया जहां मैं भविष्य में काम करना चाहता था। जल्द ही फोन दोबारा बजने लगे। इस बार वो दुखी नहीं थे, वो गुस्से में थे, आग बबूला थे। गजेंद्र का पहला फोन आया। वो चिल्ला रहा था, वो तुम्हारी माँ का खाता था। जब तुम बच्चे थे तब से उसका नाम उस पर था। वो पैसा परिवार के लिए था। मैं जरा भी नहीं डरा। मैंने शांति से कहा, आप सही कह रहे हैं, वो परिवार के लिए ही था, लेकिन शायद आपने तय किया कि उस परिवार के सदस्य से ज्यादा जरूरी आपके लिए दुबई की सैर है जिसने ये सब मुमकिन किया। और मैंने फोन काट दिया। फिर कविता मौसी का फोन आया। उनकी आवाज में हैरानी और गुस्सा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी माँ की हालत खराब है। वो सब बस एक ही बात कह रहे थे। हमें लगा नहीं था, हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पड़ाव पर अकेले खड़े होने का क्या मतलब होता है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि किसी के लिए सब कुछ खास बनाने में कितनी मेहनत लगती है और फिर उसका मजाक उड़ा देना कितना दर्दनाक होता है। उन्होंने उन सालों के बारे में नहीं सोचा जो मैंने मेहनत में बिताए थे, या उस गर्व के बारे में जो मुझे महसूस होना चाहिए था, या मेरे अंदर के उस छोटे से बच्चे के बारे में जो आज भी किसी से ये सुनना चाहता था कि बेटा हमें तुम पर गर्व है। इसके बजाय मुझे क्या मिला? पहले सन्नाटा, फिर मजाक और फिर हक जताने वाला लालच। इसलिए मुझे दरवाजा बंद करने में कोई पछतावा नहीं था। मुझे वो फोटो भेजने का भी अफसोस नहीं था। और इसके बाद मैंने जो किया उसका तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने सभी कानूनी और मेडिकल दस्तावेजों में नॉमिनी का नाम बदल दिया। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त विकास का नाम लिखा। विकास, जो मेरी परीक्षाओं की रातों में मेरे साथ जागता था, जो मेरी प्रैक्टिस करवाता था, जिसने खुद अपनी टिकट खरीदी, अपना सूट खरीदा और ग्रेजुएशन में एक तख्ती लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था, मुझे अपने भाई डॉक्टर आकाश पर गर्व है। समारोह के अगले दिन मैं उसे डिनर पर ले गया और उसे एक लिफाफा दिया। उसमें कानूनी कागजात थे। उसने उसे देखा और पूछा, ये क्या है? मैं मुस्कुराया और कहा, यह मैं हूँ जो अपना असली परिवार चुन रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। इसी बीच मेरी माँ के फोन आते रहे। उसने एक आखिरी वॉइस मेल छोड़ा। आवाज फटी हुई थी। गुस्सा और दुख एक साथ झलक रहा था। तुम्हें लगता है कि पैसा तुम्हें हमसे बेहतर बना देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी डिग्री तुम्हारी जड़ों को मिटा देगी। हम फिर भी तुम्हारा परिवार है आकाश, चाहे तुम कितनी भी दूर भाग जाओ। लेकिन वो गलत थी। परिवार सिर्फ खून से नहीं होता। परिवार वो नहीं होता जो आपको पैदा करता है। परिवार वो होता है जो तब आपके साथ खड़ा होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। और वो होता है जो तब सबसे ज्यादा तालियां बजाता है जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, परिवार वो होता है जो उजाला होने पर गायब नहीं हो जाता। वो गायब हो गए थे। इसलिए मैं आगे बढ़ गया। ग्रेजुएशन के 2 हफ्ते बाद एक गुरुवार की शाम थी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी अभी अस्पताल से लौटा था। मेरा सफेद कोट मेरे कंधे पर था। स्टेथोस्कोप गले में लटका हुआ था। मेरा अपार्टमेंट शांत था। उसमें मेरे लाए हुए खाने की खुशबू आ रही थी। और महीनों बाद पहली बार मैं एक शांत रात का इंतजार कर रहा था। तभी दस्तक हुई। तेज नहीं, बस एक यकीन के साथ, जैसे सामने वाले को पूरा हक हो वहां होने का। मैंने दरवाजा खोला और सामने मेरी माँ खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गाल गुस्से या ठंड से लाल थे। उसके पीछे गजेंद्र खड़ा था, हाथ बांधे हुए,
इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेगा। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं हिला नहीं। माँ ने गला साफ किया और पूछा, आकाश, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्यों? वो ऐसे चौंक गई जैसे मेरा सवाल ही कोई गुनाह हो। उसने कहा, क्योंकि हमें आमने सामने बैठकर बात करनी है। मैं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया, रास्ता रोकते हुए। मैंने कहा, यह बात हम 2 हफ्ते पहले ग्रेजुएशन पर भी कर सकते थे। गजेंद्र ने जोर से सांस छोड़ी और कहा, चलो भी यार, क्या तुम अभी भी उसी बात को पकड़ कर बैठे हो? ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें बधाई नहीं दी। मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, आपने मेरा मजाक उड़ाया। फिर अपने बेटे के साथ खड़े होने के बजाय दुबई के बुफे खाने को तवज्जो दी। माँ की आंखें चमक उठीं, ये नाइंसाफी है। तुमने हमें सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। मैंने एक भौं ऊपर उठाई। आपने मुझे मैसेज भेजा था कि मुझे डॉक्टर बनने का नाटक करते देखना दर्दनाक होगा। मुझे किस बात का इंतजार करना चाहिए था? किसी और चुटकुले का? गजेंद्र आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब तेज थी। तुम बहुत नीच हरकत कर रहे हो। वो पैसा तुम्हारा नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो बात यहाँ आकर रुकी है। यहाँ आने के बारे में नहीं है, यह वसीयत के बारे में है। माँ के होंठ भिंच गए। हमें लगा था कि हम घर का काम करवा लेंगे। तुम्हारी दादी चाहती थी कि पूरा परिवार उसका फायदा उठाए। मैंने तीखी आवाज में पूछा, वैसी ही खुशी जैसी दादी को तब मिली थी जब वो बीमार पड़ी और आपने उन्हें घर से बाहर कर दिया था, या जब उन्हें एक सहेली के साथ रहना पड़ा क्योंकि आप उनकी दवाइयों का ध्यान नहीं रखना चाहते थे। माँ हंस गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन मैं अभी रुका नहीं था। मैंने कहा, उन्होंने वसीयत इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जो मैं नहीं देख पाया था, कि आप सिर्फ तब आते हैं जब कुछ छीनना हो, साथ देने या हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। गजेंद्र अब गुस्से में था। तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो गए हो? एक डिग्री क्या मिल गई? खुद को हमसे ऊपर समझने लगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं आप लोगों को साफ देख पा रहा हूँ और मैं अब यह दिखावा नहीं करूंगा कि आप उससे ज्यादा कुछ है जो आपने साबित किया है। माँ की आवाज टूट गई, आकाश प्लीज, तुम अभी भी हमारे बेटे हो। मैंने हाथ बांधते हुए कहा, यह कितनी अजीब बात है। 2 हफ्ते पहले मैं एक नकली डॉक्टर था, लेकिन जैसे ही पैसे का चेक आना बंद हुआ, मैं अचानक एक बेटा बन गया जिसे मिलना जरूरी है। उसने अपना मुंह खोला, पर कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों में अपराध बोध था, लेकिन वह इतना नहीं था कि कुछ बदल सके। मैंने पीछे हटकर दरवाजा बंद करना शुरू किया। मैंने धीरे से कहा, आप इस पैसे की बात करने के लिए पूरे देश को पार करके यहाँ आ सकते थे, लेकिन मेरे लिए एक स्टेज तक नहीं पहुँच पाए। इसी से मुझे सब समझ आ गया। वो आगे बढ़ी, जैसे दरवाजा रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन रुक गई। उसकी आवाज धीमी थी। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैंने पल भर के लिए सोचा, फिर कहा, हम पहले ही कर चुके हैं। बस मैंने आपके बिना शुरुआत की है। और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं रोया नहीं, मैं मुस्कुराया भी नहीं। मैं बस वहीं खड़ा रहा और बाहर से उनके जाने के कदमों की आवाज सुनता रहा जब तक कि सन्नाटा नहीं छा गया। इसके बाद परिवार में बहुत कुछ हुआ। माँ ने अपनी बहनों को बताया, उन्होंने अपने पतियों को। किसी ने मुझे जीनियस कहा तो किसी ने जालिम। मेरे चचेरे भाई ध्रुव ने मैसेज किया, तुमने वो किया जो हम सब करने की हिम्मत जुटाना चाहते थे। लेकिन हर कोई मेरे साथ नहीं था। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाल दिया गया। माँ के खानदान के लोग ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे मैंने कोई डकैती की हो। एक अंकल का मैसेज आया, तुम पछताओगे। खून आखिर खून होता है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैं अपने काम पर लग गया। मैंने गर्व से अपना सफेद कोट पहना। मैंने अपनी डिग्री दीवार पर टांग दी, वो वाली नहीं जो माँ को भेजी थी, बल्कि एक नई वाली, जिसके साथ मेरी और विकास की एक फोटो थी, जिसमें हम दोनों किसी पागलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। और मैंने निर्माण जारी रखा। 3 साल बीत गए। उन सालों में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन देखे। 48 घंटे की शिफ्टें, न नींद न त्योहार। लेकिन मैं बढ़ा। मैंने मरीजों का इलाज किया। मैंने मरते हुए लोगों का हाथ थामा। मैं लिफ्ट में रोया
और रात के 3 बजे ब्रेक रूम में हंसा। मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैं सिर्फ नाम का नहीं, रूह से एक डॉक्टर बन गया। और मेरा वो सपना, वो छोटा सा क्लिनिक, अब वो सिर्फ एक विचार नहीं था। विकास की मदद और कुछ नेक दिल लोगों के दान से मैंने शहर के एक पिछड़े इलाके में एक छोटा सा सामुदायिक क्लिनिक खोला। वो बहुत चमक धमक वाला नहीं था। 1 मंजिल, 5 कमरे, 2 डॉक्टर और 1 नर्स। लेकिन वो हमारा था। एक ऐसी जगह जहां कोई पहले आपका बीमा नहीं पूछता था। मैंने इसका नाम अपनी दादी के नाम पर रखा, ईश्वरी देवी कल्याण केंद्र। लॉबी में उनकी फोटो लगी थी और हर दिन जब मैं वहां कदम रखता तो मुझे सुकून मिलता। अब मैं अपने परिवार के बारे में बहुत कम सोचता था। यह नफरत नहीं थी, बस शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब आप उस चीज का पीछा करना छोड़ देते हैं जो आपकी तरफ कभी आ ही नहीं रही थी। लेकिन शांति में भी कभी कभी खलल पड़ता है। अक्टूबर का महीना था जब मुझे एक ईमेल मिला। विषय था परिवार का मिलन, अंकल ऋषिकेश का 75वां जन्मदिन। मैसेज में बहुत से लोग सीसी थे। नीचे एक छोटी सी बात लिखी थी, आकाश, हम सब उम्मीद करते हैं कि तुम आओगे। माँ कहती है वो तुम्हें बहुत याद करती है। 2 दिन बाद क्लिनिक पर एक हाथ से लिखा हुआ खत आया। उस पर कोई वापसी का पता नहीं था। आकाश, मुझे पता है मैं आखिरी इंसान हूँ जिससे तुम बात करना चाहोगे। शायद मुझे कुछ मांगने का हक भी नहीं है, लेकिन अगर तुम आ सको तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। पुरानी बातें करने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, बस तुम्हें एक बार देखने के लिए। मैं बदल गई हूँ। मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। प्यार, माँ। उसने प्यार शब्द के नीचे 2 बार लाइन खींची थी। मैं काफी देर तक उस शब्द को देखता रहा। फिर मैंने उस खत को मोड़ा और अपनी दराज में रख दिया, उसी दराज में जहां उन खाली कुर्सियों की फोटो थी। मैं समारोह में गया। गुब्बारे, सस्ता खाना, शोर शराबा, सब वैसा ही था। जब मैं अंदर पहुंचा तो सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। तभी मैंने उसे देखा, मेरी माँ। वो अब बूढ़ी लग रही थी, बाल सफेद हो गए थे। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे टिकी थी जैसे मैं गायब हो जाऊंगा। उसने कहा, आकाश, तुम आए? मैंने कहा, हाँ। उसकी आंखों में फौरन आंसू आ गए। मुझे लगा था शायद तुम खत खोलोगे भी नहीं। मैं इंतजार कर रहा था कि वो माफी मांगेगी, अपनी गलती मानेगी। लेकिन उसने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं शालीनता से पीछे हट गया। मैंने कहा, आपने तब मुझे याद नहीं किया जब वो मायने रखता था। वो ठिठक गई। मैंने आगे कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। मैं बस इसलिए आया ताकि आप मुझे देख सकें। इसलिए नहीं कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि आपको पता चले कि मैं ठीक हूं। बिना आपके सहयोग के, बिना उन पैसों के जिनकी आपको उम्मीद थी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। एक सन्नाटा छा गया। उसने अपनी नजरें नीची कर ली और कहा, मैं इसी के लायक हूं। मैंने कहा, हाँ, आप इसी के लायक थी। फिर मैंने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। उसके अंदर ईश्वरी देवी कल्याण केंद्र का एक पर्चा था। उस पर लिखा था, अगर कभी आप ये समझना चाहें कि मैंने क्या बनाया है और मैंने आपका इंतजार करना क्यों छोड़ दिया, मैंने वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। मैंने अंकल को बधाई दी। मैंने यह साबित कर दिया कि मैं छिप नहीं रहा हूं। मैं अपनी जड़ें खुद जमा चुका हूं। जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो पीछे से विकास की आवाज आई। वो बिना बुलाए आ गया था क्योंकि उसे पता था कि मुझे अकेले इनका सामना नहीं करना चाहिए। उसने मुझे कॉफी थमाई और कहा, चलो भाई, बहुत हुआ। जब हम दूर जा रहे थे तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। माँ हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी, वो पर्चा अपने सीने से लगाए हुए। उसकी नजरें मेरी गाड़ी पर जमी थी जब तक कि वो ओझल नहीं हो गई। न उसने हाथ हिलाया, न मैंने, क्योंकि कुछ कहानियों के अंत में समझौते की जरूरत नहीं होती, बस शांति की जरूरत होती है, और वो शांति मुझे मिल चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, बल्कि साथ निभाने से बनता है। कभी कभी हमें उन लोगों से भी किनारा करना पड़ता है जो हमें पीछे खींचते हैं,
चाहे वो हमारे अपने ही क्यों न हो। खुद का सम्मान करना और अपने सपनों के लिए अकेले खड़े होना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। परिवार वो नहीं जो आपकी कामयाबी के समय आपके साथ खड़ा हो, बल्कि वो है जो उस कामयाबी को मुमकिन बनाने के सफर में आपके साथ था। ऐसी ही कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां हम यहाँ साझा करते हैं। ये कहानियां किसी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप आकाश की जगह होते तो क्या आप अपनी माँ को माफ कर देते? क्या आपको लगता है कि आकाश ने जो अपनी दादी की वसीयत के साथ किया वो सही था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो गायब थे? अपने विचार और अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप अपनी कोई कहानी हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे जुड़े। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे और उसे अकेला महसूस न होने दे। हमारा चैनल सीख की कहानी इसी मकसद से बनाया गया है ताकि हम उन अनुभवों को बांट सके जो हमें जीवन की गहरी समझ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमसे जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।